नमस्कार, मैं हूं राकेश टंडन। आप देख रहे हैं देश का सवाल। भारतीय लोकतंत्र में चुनाव किसी पर्व से कम नहीं है और देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में आज से वोट पर्व शुरू हो गया है। आज पश्चिमी यूपी के 11 जिले की 58 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। दोपहर 3 बजे तक इन जिलों में 48.24% वोटिंग हुई है। अभी 1 घंटा और बाकी है। आज के वोटिंग की खास बात यह है कि आज योगी के 9 मंत्रियों की किस्मत ईवीएम में लॉक हो जाएगी। श्रीकांत शर्मा, सुरेश राणा, संगीत सोम, नाहिद हसन जैसे दिग्गज भी मैदान में हैं। अगर 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें, उस समय पश्चिमी यूपी के 15 जिले की 73 सीटों के लिए वोट डाले गए थे और वोटिंग 64% से ज्यादा रहा था। 2017 में सबसे ज्यादा वोटिंग शामली में हुई थी, वहां 67% से ज्यादा और गाजियाबाद में सबसे कम 58% वोटिंग हुई थी। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज ये वोटिंग प्रतिशत कहां तक पहुंचेगा। क्या वोटिंग प्रतिशत 2017 का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? पहले चरण में वोटिंग प्रतिशत से क्या संदेश निकलेगा? आज हम इस पर चर्चा करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह 3 बजे एक वीडियो ट्विटर करके अपने 5 साल के शासन की उपलब्धियां गिनाई और जनता से वोट की अपील भी की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहारनपुर में योगी के साथ रैली करके मुस्लिम महिलाओं के अधिकार की बात की। इसी बीच बड़ी खबर यह है कि लखीमपुर हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत दे दी है। आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं। सवाल यह है, यूपी चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के दिन आशीष मिश्रा को जमानत मिलने का क्या मतलब है? आज इस जमानत पर भी सियासत की बात करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल है कि यूपी में पहले चरण का चैंपियन कौन है? पहले चरण में किसको वोट मिले और जनता ने किस पर चोट किया है? पश्चिमी यूपी के जाटलैंड बेल्ट में आखिर किसका जादू चला है? क्या यहां किसान आंदोलन का कोई असर देखने को मिलेगा वोटिंग में? वोटिंग प्रतिशत के लिहाज से पहले चरण के बाद आखिर किस पार्टी को मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने में मदद मिलेगी? इन सारे सवालों पर आज हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे। लेकिन आइए आपको पहले सुनाते हैं सहारनपुर में प्रधानमंत्री मोदी योगी ने कैसे समाजवादी पार्टी पर हमला किया। हर पीड़ित मुस्लिम महिला के साथ खड़ी है। कोई मुस्लिम महिलाओं पर जुल्म न कर सके, योगी जी की सरकार इसके लिए बहुत जरूरी है। सहारनपुर के दंगों के बड़े गुनहगार को अब इन माफियावादियों ने इस चुनाव में अपना साथी बना लिया है। और सिर्फ सहारनपुर की बात नहीं है, पूरे पश्चिम यूपी में इन लोगों ने चुन चुन करके अपराधियों को मैदान में उतारा है। हालत तो ये है कि ये लोग अब राष्ट्र विरोधियों को अपना प्रस्तावक तक बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार एक बार फिर से आपके पास आई है। आज मैं आपसे कह सकता हूं कि 5 साल के बाद आज हम सब ये कह सकते हैं कि आज उत्तर प्रदेश बड़े बड़े माफिया और अपराधी जो पहले सत्ता के संरक्षण में रह करके उत्तर प्रदेश के व्यापारियों का, आम नागरिकों का जीना हराम करते थे, जो गुंडे और सौदे बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे, आज मैं 5 साल के बाद कह सकता हूं ये अपराधी और माफिया आज उत्तर प्रदेश की धरती से या तो छोड़ करके जा चुके हैं या उत्तर प्रदेश सरकार की बुलडोजर ने उनको ठिकाना लगाने का काम भी कर दिया है। पहले चरण की वोटिंग के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मतदान के दौरान ईवीएम के खराब होने की वजह से मतदान में रुकावट की शिकायत भी की। सुबह से बहुत ज्यादा जगह से ये सूचनाएं मिल रही थी कि ईवीएम खराब है। ईवीएम पे कई घंटे वोट नहीं डाल पाए, लोग पोलिंग स्टेशन पे इकट्ठे रहे, कई जगह नाम लोगों के गायब थे। ये तैयारी अगर करनी थी तो चुनाव आयोग की तैयारी करनी थी कि चुनाव निष्पक्ष हो, इस तरह की रुकावटें ना आए, इस तरह के काम ना हो जिससे
लोग अपना वोट न डाल पाए। हमारे साथ एक बड़ा पैनल होगा आप समझने के लिए कि आखिर पश्चिम यूपी में वोट किस आधार पर हो रहा है, लंबी लाइनों का मतलब क्या है, ये सब कुछ पैनल से समझेंगे। हमारे साथ सुधांशु मित्तल, आलोक शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस, अरविंद मोहन और आलोक मेहता सर एडिटोरियल डायरेक्टर साई टीवी के हमारे साथ होंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक बार सीधे ग्राउंड पर लेकर चलते हैं। जी, आप गाजियाबाद और बुढ़ाना दो जगह आपको लेकर चलते हैं। जतिन गाजियाबाद से हैं, सीधे उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ग्राउंड पर क्या है। जतिन, गाजियाबाद में आप सुबह से हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लंबी कतारें हमने देखी हैं, लोगों के दिल में क्या है? मैं ये नहीं पूछूंगा कि आपने क्या पूछा, वोट किस पार्टी को पड़ा। लोग जब वोट देने जा रहे हैं, कतारों में खड़े हो रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, तो उनके दिलो दिमाग में क्या चीजें हैं उत्तर प्रदेश को लेकर, क्या चाहते हैं अगली सरकार से? देखिए, गाजियाबाद की बात करें तो पूरा सिनेरियो पहले समझ लेते हैं। 5 विधानसभा सीटें हैं जिनमें से 3 ग्रामीण इलाकों में है, यानी ग्रामीण का जो प्रभाव है वो इन 3 सीटों पर है। लेकिन 2 ऐसी हैं जो पूरी तरह से शहरी हैं, जिसमें गाजियाबाद शहर और साहिबाबाद आता है। तो मैं साहिबाबाद में वसुंधरा इलाके में मौजूद हूं। एक तस्वीर अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी निराशा जरूर आपको हाथ लगेगी कि अभी से जो ये बूथ हैं वो पूरी तरह से खाली हो रहे हैं। लेकिन वोट किस मुद्दे पर किया, तो वोटर से भी पूछ लेते हैं। हालांकि हमने गांव के वोटर से पूछा तो उनका कहना था कि विकास पर वोट किया, और शहर में भी यही हमें जवाब मिला। लेकिन वोटर से सीधे बात कर लेते हैं। वोट देकर आए, किन मुद्दों पर वोट दिया? सेफ्टी जी, डेवलपमेंट जी, कम्युनल हार्मोनी। जी। कहीं जहन में ये मुद्दा आया कि ये जिस तरह से अलग अलग तरह की बातें कही गई, चर्बी उतार देंगे, गर्मी उतार देंगे, जिन्ना, इस तरह के वर्ड कभी आए मन में वोट देते समय? देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जी, पिछले 5 साल आप उठा के देख लीजिए। 5 साल में इतनी सुकून भरी जिंदगी यूपी में हमने पहले कभी नहीं देखी। पहले बिजली केवल कुछ घंटों के लिए आया करती थी, अब केवल कुछ मिनटों के लिए जाती है और तुरंत आ जाती है। आपने यानी कि विकास के मुद्दे आप कह रहे हैं कि इस पर वोट किया है? देखिए, बहुत सारी बातें, केवल विकास नहीं है, इसके साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ग्राउंड लेवल पर यूपी में क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो ग्राउंड पर क्या चल रहा है, और एक वोटर से पूछ लेते हैं, किन मुद्दों पर वोट किया आपने? सर, मैं विकास के मुद्दे पे वोट करना चाहता हूं, और विकास के साथ साथ मैं देखता हूं कि जो हमारा अभी पिछले सालों में हमने देखा कि जो भी विकास की जो योजनाएं कॉमन पब्लिक के लिए, मध्यम वर्ग के लिए जो किया गया है, वो सराहनीय है। तो जहन में ठीक सिर्फ है, विकास एक बार रहा है बुढ़ाना और चलते हैं, तमाम हमारे चीजें साथ, चल रही थी? धर्मेंद्र, ठीक है जतिन, आता हूं आपके पास। एक बार बुढ़ाना का रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र हमारे साथ हैं। जो जाटलैंड कहा जाता है, किसान बेल्ट कही जाती है पश्चिम उत्तर प्रदेश, धर्मेंद्र, कांटे की टक्कर है। और हमने जो कैंपेन देखा वो एक हाई वोल्टेज कैंपेन था। आज ग्राउंड पर क्या देखने को मिला? बिल्कुल, देखिए, आपने साफ ठीक कहा, एक जाटलैंड माना जाता है। मैं इस समय बुढ़ाना के विधानसभा के सिसोली, जो टिकैत परिवार की सिसोली, वहां पर मौजूद हूं। मैंने यहाँ अलग अलग मतदाताओं से बात करी, लेकिन ये क्षेत्रीय अगर बात करी, जो ग्रामीण अंचल की अगर बात की जाए, तो सब किसान लोग हैं, चाहे वो मजदूर है, साथ में सब किसानी से जुड़ा लोग हैं। वे चाहते हैं कि उनकी फसल के दाम वाजिब मिले, समय से मिले, उनकी जो मेहनत है, मजदूरी है, वो समय से मिल पाए। इसी तरह के कुछ लोग विकास में बोलने वाले थे कि विकास चाहिए, कुछ लोग सुरक्षा, कानून व्यवस्था, नारी सुरक्षा और बिजली। ग्रामीण अंचल में एक बात है कि बिजली कुछ महंगी है, उस चीज पर भी लोगों के मन में था मतदान करने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें, जिस तरह से बुढ़ाना सीट पर पहले से ही बार बार विधायकों के जो है विरोध भी हुआ है, लेकिन दूसरी जगह विधायकों के स्वागत भी हुआ है। संजीव बालियान, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री है, वो भी पूरी ताकत लगाए हुए हैं ताकि बीजेपी जो जाटलैंड है, क्योंकि आपने पिछली बार देखा होगा अमित शाह जी ने कुछ चौधरियों को जो है दिल्ली बुलाकर समझाने का प्रयास किया था, और उसके बाद में जिम्मेदारी संजीव बालियान को सौंपी गई थी। तो उसी के चलते संजीव बालियान ने काफी प्रयास किया है। ये प्रयास क्या सफल हुए असफल हुए, ये देखना 10 मार्च को जब ईवीएम की मशीन खुलेगी, हमारी नजर होगी 10 तारीख को कि आखिर ये प्रयास कहां तक सफल हुआ है। सीधे अपने पैनल की तरफ अब आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ सुधांशु मित्तल जी हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी की ओर से, आलोक शर्मा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से, साथ ही साथ अरविंद मोहन सर हमसे जुड़ेंगे, कंसल्टिंग एडिटर आईटीवी ग्रुप, और आलोक मेहता सर स्टूडियो में हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका। आलोक सर, आपसे ही शुरू करते हैं। अब तक हम देख रहे थे जो लड़ाई उत्तर प्रदेश में होती थी वो ज्यादातर पूरब में होती थी, बनारस उसका एपी सेंटर होता था। लेकिन इस बार एक टैक्टिकल शिफ्ट हुआ है, पॉलिटिकल पार्टीज का भी, जो पॉलिटिकल पंडित्स थे उनका भी, जिन पार्टियों में लड़ाई है उनका भी, सारा कंसंट्रेशन
वेस्टर्न यूपी में था। बीजेपी को लगता था डैमेज हो रहा है। हमने देखा चुनाव से पहले कृषि कानून वापसी हुए, उसके बाद किसानों से मुलाकात हुई, खुद अमित शाह ने कई जाट नेताओं को बुलाया, मुलाकात करी। अखिलेश यादव ने पैरेलल एक लाइन खड़ी करी जहां जयंत चौधरी को अपने साथ लिया। तो जो ट्रैक था वो सारा कंसंट्रेशन वेस्टर्न यूपी में रहा। तो क्या वेस्टर्न यूपी ही इस बार उत्तर प्रदेश में डिसाइडिंग फैक्टर है? क्योंकि पूरब में और बुंदेलखंड में जो आंकड़े हैं, जो हमारा भी ओपिनियन पोल बता रहा है कि दोनों पार्टियों को फायदा है, या इसलिए कि पहला और दूसरा फेज है, आप यहां से लीड ले लीजिए तो एक हवा बरकरार रहती है 7 चरणों तक कि हाँ ये पार्टी आगे। आलोक सर, देखिए रजत जी, शुरुआत में करूंगा कि एक तो इस बात की बधाई देना चाहिए कि अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई छोटी मोटी कोई घटना होगी, वरना ये मैं थोड़ा सा इसलिए कहता हूं कि वे कुछ पुरानी बातें जरूर याद दिलाना चाहिए जब हम कहते हैं कि यहाँ क्यों और कैसे। इसलिए कि कोई हिंसा की घटना बड़ी सामने नहीं आई। जहां लाठी बंदूक, आपने पूर्वी उत्तर प्रदेश कहा या बिहार की जब बात होती थी, उस इलाके पूरब की तरफ जब चले जाते थे, और यहां हमने वो देखे हैं मंजर जब बाकायदा दलितों के गांव खाली हो जाते थे। अब वो मैं इसलिए पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन एक समय ऐसा भी था, बहुत अस्सी के पहले की सुधांशु जी शायद या हमारे और मित्र बताएंगे। तो मेरा ये मानना है कि पॉजिटिव पॉइंट ये है। फिर जहां तक इस चुनाव का सवाल है, इसलिए कि दोनों तरफ से मालूम है कि इन 72-73 सीटों में जो थोड़ा सा जहां किसान, जहां अल्पसंख्यक, एक देखिए अल्पसंख्यक वैसे पूरे प्रदेश में मिलेंगे आपको, लेकिन एक बड़ा पॉकेट यहां है। वैसे तो अगला 14 तारीख में भी कुछ बेल्ट ऐसा मिलेगा। मेरा ऐसा मानना है कि इसमें इसलिए प्रतिष्ठा की, और इसलिए आप वोटिंग में भी देखिए लोग, और मैं ये जरूर जोड़ूंगा, देखिए जिस तरह से वोटिंग के लिए लोग गए हैं, जिन पार्टियों ने लगातार संपर्क करके वोटर लिस्ट पे काम किया है, हो सकता है कांग्रेस ने भी किया हो, आलोक शर्मा जी बताएंगे, प्रियंका जी तो हाल में एक्टिव हुई हैं, लेकिन पहले यदि संगठन ने काम किया हो। लेकिन हाँ, जयंत चौधरी, चूंकि चौधरी चरण सिंह, जैसा मैंने शुरू में नाम लिया, चौधरी चरण सिंह बागपत इस इलाके के थे, और जिसकी वजह से किसान आंदोलन का भी सबसे बड़ा असर यदि कहीं दिखेगा, जिसका एक मैसेज जाएगा, जहां राकेश टिकैत का भी हम लोगों ने आज इंटरव्यू भी दिखाया, लेकिन वो टिकैत तो चुनाव लड़ते तो हार ही जाते हैं, पिछली बार भी हार गए थे, इसलिए वो मुद्दा उस तरह नहीं है। लेकिन हाँ, इलाकों में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सड़क कहां पहुंची और कहां क्या लाभ मिला, यदि उसको लोकल लोगों ने किया होगा तो वोट परसेंटेज अभी तक जो आया है उससे और भी बढ़ सकता है, और यही प्रतिष्ठा की जिसको कहते हैं कि पूरा इलाका है। ठीक है आलोक सर, हमारे साथ आलोक शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, उनके पास भी चलेंगे। सुधांशु मित्तल जी के पास चलते हैं। सुधांशु जी, मेहनत हमने देखा, बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करी, आपने जाट लीडर्स को उतारा, जाट नेताओं से मुलाकात करी, कृषि कानून जो पारित हुए थे वो भी वापसी की गई, लॉ एंड ऑर्डर पर आपने बहुत फोकस रखा, और जितना कैंपेन वेस्टर्न यूपी में हमने देखा वो लॉ एंड ऑर्डर पर ही बीजेपी ने केंद्रित रखा। कितना डैमेज कंट्रोल कर पाई बीजेपी? देखिए, अगर आज आप अखिलेश जी का बयान सुने जिसमें कि वो ईवीएम की शिकायतें कर रहे हैं, तो वही आपको बता देगा कि कितना डैमेज कंट्रोल हो गया। आज स्पष्ट हो गया इन चुनावों के बाद कि कौन जीत रहा है, कौन हार। भाजपा का पंचम लहराएगा, पहले ही चरण में ये स्पष्ट हो गया, और बौखलाहट और घबराहट अखिलेश जी की सामने स्पष्ट था। क्यों कानून व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण थी? क्योंकि यूपी के इतिहास में एक 5 साल का काला अध्याय है, जिसमें थाने में एक बहुसंख्यक अल्पसंख्यक समाज की और एक किसी जात विशेष की प्रभुसत्ता थी। आप केस रजिस्टर करवाना चाहते हो तो केस रजिस्टर नहीं हो सकता था, आप शिकायत करना चाहते हो शिकायत नहीं हो सकती थी, घर से बहू बेटी निकले तो वो सुरक्षित नहीं हो सकती थी। जो एक भय और आतंक का माहौल था, कब कब्जा हो जाएगा, कब जो खेत खलियान छिन जाएगा, उसके तुलनात्मक तौर पर 5 साल में सारा माफिया, सारा गुंडा यूपी शहर को, यूपी छोड़ के पश्चिम उत्तर प्रदेश को छोड़ के भाग गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये जो आदमी, मैं खुद जो है पश्चिम यूपी से आता हूं, तो इसलिए मैं बता सकता हूं कि खुद जो आदमी वहां पे उस भय और आतंक के माहौल में रहा हो, उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण चीज है, इसकी कल्पना करना शायद बहुत संभव नहीं। इसीलिए जो आपने कहा कि भाई इस चुनाव का अब की बार फोकस ईस्टर्न यूपी था, तो वेस्टर्न यूपी था। हाँ था, पश्चिम यूपी क्यों था? लोगों को लगता था कि साहब देखिए, एक जात जो है विशेष, वो भाजपा से शायद नाराज हो गई है,
और इस वजह से यहाँ की डेमोग्राफिक प्रोफाइल को देखते हुए यहाँ पे एकदम से कुछ अलग सा हो जाएगा। लेकिन आज के चुनाव में आज की सारी जो व्यवस्था दिखी है उसमें बड़ा स्पष्ट हो रहा है कि क्या भाजपा की नाराजगी दिखी या भाजपा का समर्थन दिखा। ठीक है, नाराजगी है, समर्थन, ठीक है, आज ओवरवेलमिंग समर्थन दिखा है। ठीक है सर, ठीक है। आलोक सर, आलोक शर्मा जी हमारे साथ हैं। आलोक जी, सुधांशु जी को आपने सुना, लॉ एंड ऑर्डर पर पूरा आप कह सकते हैं कैंपेन बीजेपी का है, और वो बार बार कह रहे हैं कि साहब दंगे हुए थे मुजफ्फरनगर में, आप दोबारा दंगे चाहते हैं क्या? किसानों को कह रहे हैं साहब हमने मना लिया है, और साफ कह रहे हैं कि किसान और जाट हमारे साथ खड़े हैं। यहां तक कि उन्होंने एक ऑफर भी दिया जयंत को कि वो गलत आदमी के साथ है, हमारे साथ आ जाए। कांग्रेस वेस्टर्न यूपी को कैसे देखती है? मुझे लगता है कि सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर से ही शुरू कर लें। आज तो नई नई जमानत हुई है टेनी साहब के लड़के की, तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक ही होगा। जब जमानत हो रही है, हाथरस भी देखा, खुशी दुबे को भी देखा, 700 से ज्यादा ब्राह्मणों के एनकाउंटर भी देखे, सब देखे। लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल ठीक ही होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक हो गया। कोरोना में तो बिल्कुल इन लोगों ने कमाल ही कर दिया था भाजपा सरकार ने, और किसान तो बल्ले बल्ले कर रहे हैं, उनकी तो आय डबल हो गई ना। उसके बावजूद यूपी में अगर राज्यों के बड़े राज्यों का देखें तो बेरोजगारी दर हाईएस्ट, 6.5 करोड़ लोग हिंदुस्तान में बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए। पिछले एक साल के अंदर 4.5 करोड़ चले गए, 4.6 करोड़। हंगर इंडेक्स में हम नीचे आ गए, लेकिन बहुत अच्छा है, बीजेपी ने काम बहुत अच्छा कर दिया है। नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है कि हेल्थ सर्विसेज में एक पायदान छोड़ के दूसरे पे है उत्तर प्रदेश। 70 लाख के करीब कोरोना में मौतें हो गई। लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। बीजेपी आ रही है, जाटों ने वोट दे दिया है और मुसलमानों को तो हमें वोट चाहिए ही नहीं। ये बीजेपी की भाषा है। अगर मोदी साहब और बीजेपी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में काम किया है तो रात को बैठ के 1-1 घंटा टीवी पे क्या उपदेश देने की जरूरत पड़ रही है? आप बताइए ना, हमने क्या क्या काम किए हैं बताइए। 35 रुपए में पेट्रोल मिल रहा है और 50 रुपए में डॉलर मिल रहा है हमें, और रुपया बहुत मजबूत हो गया और तमाम चीजें हो रही है। मुझे लगता है कि बीजेपी की यह आदत है किस तरह से झूठ को सच के तौर पर पूरी तरह से दिखाया जाए। किसान भी समझ चुका है, 700 से ज्यादा किसान शहीद हो जाएं और उसके बाद भी गए, तब किसान तो बहुत खुश हैं क्योंकि पेट्रोल फ्री में मिल रहा है ना उनको। 2000 रुपए दे के उनकी जेब से 8000 रुपए आप निकाल लें। मुझे लगता है कि आज सब समझ चुके हैं। 2016 के बाद से एसएससी की कितनी वैकेंसीज निकली हैं जरा बीजेपी बताए। ठीक है आलोक जी, ठीक है। एक छोटा सा कमेंट सुधांशु सर आपसे। टेनी साहब के बेटे को जमानत आज मिली है। एक खिस्यानी बिल्ली नहीं सुधांशु सर, आज चूंकि एग्रीकल्चरल आप कह सकते हैं हब उत्तर प्रदेश का पश्चिमी यूपी है, किसानों की बात है, राज्य मंत्री ग्रेड टेनी साहब के बेटे को जमानत मिली है, और आज के ही दिन ऐसा होना था जब वोटिंग चल रही। तो इसका कोई इफेक्ट इस 2 दौर की वोटिंग में आपको देखने को मिलेगा, या आपको लगता है कि ये अब एंड इशू है? देखिए, न्यायिक प्रक्रिया के अंदर न्यायालय क्या फैसला करते हैं तो न्यायालय जानता है। उसका राजनीति से या राजनीतिक संगठनों से उसको जोड़ के देखना मुझे लगता है गलत है। एक बात अभी आलोक जी कह रहे थे, एक मुझे ध्यान आता है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जो व्यक्ति या जो संगठन अपनी सार्थकता खो जाता है वही ऐसी कटी जली बातें करता रहता है। अब आलोक जी का संगठन जो है वो पश्चिम यूपी क्या पूरे यूपी में कितना सार्थक है सबको पता है। अरविंद जी यहाँ बैठे हुए हैं, सारे सब जने जो यूपी को जानते कि यूपी में कांग्रेस की क्या स्थिति है। आपने झूठ सच को जो है सबको मिला के मिश्रण करके एक अपना एक वो रिकॉर्ड जब चलता है तो एक वही सुई अटक जाती है और वही बात चीजें आ जाती है। आलोक जी, मैं सिर्फ पूछना चाहता हूं कि आपने कहा साहब आज ये इसको जमानत मिली इसलिए लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो गया। आलोक जी, कुछ अतिशोक्तियां जो है आपको नहीं शोभा देती। आप बहुत होशियार आदमी है, सबने देखा है आपके व्यक्तित्व में गंभीरता होती है। व्यवस्था और अपवाद 2 अलग अलग चीजें होती हैं। यहाँ चर्चा व्यवस्था की हो रही है, और व्यक्तिगत केस से अगर आप कहते हैं कि व्यवस्था खराब होती है तो भैया आपकी सोच हो सकती है। आज के दिन कोई बहू बेटी 8 बजे 9 बजे निकलते समय ये सोचती नहीं है कि मुझे बाहर जाना है नहीं जाना है, जो कि पहले 7 बजे तक तो आदमी हम जैसे लोग नहीं निकलते थे कि भैया रास्ते में जो है पता नहीं क्या हो जाए। जो माहौल था और जो माहौल है, अच्छा आपका तो वैसे भी कोई लेना देना नहीं क्योंकि आप तो यूपी के लिए बहुत समय से अपनी सार्थकता खो चुके हैं। तो
इसमें ये चर्चा आपसे करूं, ये इसका कोई औचित्य ही नहीं है। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, जात की राजनीति, आपने ब्राह्मणों का नाम लेके अपना मतलब जात की राजनीति का जहर फैलाने की कोशिश करी होगी। मैं एक बता दूं, जब राज्य के स्तर पे लोग फैसला करते हैं ना, तो वहां पर जात के स्तर पे फैसला नहीं होता है, क्योंकि जात जो है किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में फायदा देती है, किसी में घाटा देती है, वो इवन आउट हो जाती है। राज्य के स्तर पे लोग जो तय करते हैं वो अपने भविष्य के लिए तय करते हैं। वो सारी चीजें देख के हमें चाहिए क्या, उसको लिए तय करते हैं। वो देखते हैं कि भयमुक्त वातावरण चाहिए या आपको गुंडा का खौफ चाहिए, आपको माफिया का डर चाहिए। और वो जो भय होता है वो एक बहुत बड़ा कारण होता है लोग किसके पक्ष में जाते हैं। आज हम प्रजातंत्र हैं, हम प्रजातंत्र में क्यों हम विश्वास रखते हैं? शायद गरीबी भी होगी, चाइना की तरह समृद्धि नहीं होगी, लेकिन वहां बोलने में डर लगता है, यहां नहीं डर लगता, इसलिए हम प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं। तो भयमुक्त होना किसी भी व्यक्ति की प्राथमिकता होती है, और आज वही वो देख रहे हैं। यहां पे भ्रष्टाचार नहीं देख रहे या भय नहीं देख रहे, यहां पे वो एक ईमानदार सरकार जो कि यूपी की जनता के लिए सर्वस्व निछावर कर रही है, वो देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है। एक आलोक शर्मा जी, एक छोटा सा रिप्लाई, उसके बाद अरविंद सर के पास जाना है। छोटा सा रिप्लाई आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है कि सुधांशु भाई मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन डर, भय और माफिया और गुंडा राज आ जाएगा तो देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश की जनता को ऐसा दिखा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि सुधांशु भाई भी उसी शब्दावली का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा प्रजातंत्र है कि 100 से ज्यादा पत्रकारों को सच दिखाने पर जेल में डाल दिया। वो पत्रकार जिसने दिखाया कि मिड डे कौन से 100 है? आपको मैं चुनौती देता हूँ, 100 की लिस्ट दिखा दीजिए। आप भी राहुल गांधी बन गए हैं क्या? 100 से ज्यादा आप भी राहुल गांधी बन गए हैं क्या? अच्छा दीजिए ना लिस्ट। आप जब बोलते हैं तो देखिए, आपको प्रामाणिकता से करिए, मैं भी प्रामाणिकता से करिए। क्यों नहीं लिस्ट लेके आते हैं? क्यों नहीं लिस्ट आज तक आपने करी है? सारे के सारे फैक्ट्स जो हैं वो बिल्कुल आज तक आपने प्रामाणिकता के साथ लिस्ट दी है क्या? 700 से ज्यादा ब्राह्मणों का इनकाउंटर दिखाइए ना, आप दीजिए लिस्ट। मैं आपको चुनौती दे रहा हूं। अरे भाई, मैं आपको राजनीतिक चुनौती दे रहा हूं। मैं आपके बीच में 100 से ज्यादा पत्रकारों पर केस हुए। जिस पत्रकार ने ये दिखाया कि मिड डे मील में रोटी को नमक से खिलाया जा रहा है, वो भी जेल के अंदर चला गया। उसका क्या कसूर था? क्या लॉ एंड ऑर्डर की बात है, बीजेपी की सरकार है तो बोल तो सकता नहीं है। अब मैं कह रहा हूं कि कोई एक इंडिकेटर बताइए उत्तर प्रदेश में कि जो अच्छा हो। आप हिंदुत्व की बात करते थे, हिंदुओं की बात करते थे। कोरोना में इलाहाबाद के दोनों तरफ किलोमीटर से किलोमीटर तक लाशों के ढेर देखने को मिले। इसके बाद भी जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल मोदी जी संसद से लेकर भाषणों में कर रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण। ठीक है, एक बार अरविंद मोहन सर का रुख कर लेते हैं। अरविंद सर, अमूमन देखा ही जाता है कि अलायंस होता है तो वोट ट्रांसफर होते हैं, लेकिन पिछली कई बार से हमने देखा कि अलायंसेस पे वोट ट्रांसफर नहीं हुए। यानी जब मायावती और अखिलेश भी साथ आए लोकसभा में तो ठीक है, सीटें जरूर बढ़ी, लेकिन उस हिसाब से जो एक थ्योरेटिकल पेपर में अगर आप वोट जोड़ेंगे और जितने तब्दील हुए ग्राउंड पे, दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। कांग्रेस और अखिलेश पिछले चुनाव में साथ आए, बिल्कुल भी एक दूसरे को वोट ट्रांसफर नहीं हुए, दोनों का नुकसान हुआ। अब जयंत चौधरी और अखिलेश साथ में हैं, कैंपेन कर रहे हैं, लगातार वेस्टर्न यूपीज में सभाएं कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। क्या वोट ट्रांसफर हो रहा है एक दूसरे को? अरविंद सर, देखिए, जब तक रिजल्ट ना आए तब तक ये बातें बहुत भरोसे से नहीं कही जा सकती हैं, लेकिन जो हम लोग चुनाव देखते जानते रहे हैं और आज की वोटिंग का पैटर्न है, वो ये जरूर बता रहा है कि वोटिंग में पुराने इक्वेशन टूटे हैं, और पुराने इक्वेशन टूटने का ही नतीजा है कि बीजेपी ने इतनी मेहनत की। बीजेपी ने किसान कानून वापस लेने से लेके अब तक सबसे ज्यादा मेहनत जाटों को मनाने में, किसानों को मनाने में की। उसमें चुनाव घोषणा पत्र भी उनका शामिल है, जिसमें कई पुराने वायदे दोहराए गए हैं। 5 साल में आमदनी दुगुनी करने जैसा, किसानों को 14 दिन में भुगतान करने जैसा, और आज भी गन्ने का भुगतान आया है जो पार्लियामेंट में खुद सरकार कबूल करती है। तो वो एक मसला है बड़ा, और उस मसले ने इस फेज के चुनाव को प्रभावित किया। लेकिन इस फेज का चुनाव भी हम देखते हैं कि कोरोना, माइग्रेशन, जिन्ना और 370 और ट्रिपल तलाक और राम मंदिर और अयोध्या और काशी, ये सारे मसले उठाए गए, लेकिन वो कहीं जमीन पे आए नहीं।
ले दे के यही मसला जमीन पर आया जिसकी चर्चा सुधांशु जी कर रहे थे और जिसकी पूरे बीजेपी ने आखिरी दिनों में सबसे ज्यादा कि लॉ एंड ऑर्डर हमने सुधार दिया है और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अपनी जगह है और उसके चलते हमको लोग पुराने समाजवादी पार्टी के दौर को याद करते हैं और हमको वोट देंगे। ठीक है आलोक सर हमारे साथ, ठीक है अरविंद सर आ रहा हूं आपके पास। आलोक सर भी हमारे साथ हैं। आलोक सर, जो कैंपेन चला है उसमें आप शुरुआत देखिए तो जो मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट्स अखिलेश यादव ने दिए उस पर बहुत बीजेपी ने प्रेस कर चुनाव प्रचार किया। कैराना को एक बार एपी सेंटर बनाया गया, फिर उसके बाद गन्ना और जिन्ना का भी जिक्र हुआ, फिर लास्ट मूवमेंट पे लॉ एंड ऑर्डर आ गया, कहा साहब दंगे आ जाएंगे। तो ये 3-4 आप कह सकते हैं मेन मुख्य बिंदु रहे पश्चिम उत्तर प्रदेश को देखते हुए। सबसे बड़ा मुद्दा पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनाव का क्या हो आलोक सर? देखिए रजत जी, मेरा ऐसा मानना है कि चाहे ये जो अल्पसंख्यकों का मुद्दा है जिसको कहते हैं सांप्रदायिक मुद्दे जब उठाए जाते हैं, पोलराइजेशन का उतना असर नहीं दिखाई दे। आप जितने रिजल्ट आएंगे आप देखिएगा, आज नहीं 10 तारीख को हम लोग यहाँ बैठे होंगे तब, क्योंकि चाहे एग्जिट पोल में कुछ भी बताए या आज के बाद भी लोग कुछ आकलन करें, लेकिन वो माहौल अब नहीं है कि आप इसके नाम पर वोट ले लेंगे। माफ कीजिएगा, चाहे वो बीजेपी हो चाहे समाजवादी हो। हाँ, ये आपने जो मुद्दा उठाया, समाजवादी पार्टी ऐसा तो नहीं है, मौलाना मुलायम कहलाए जाते थे एक समय में, जबकि वो समाजवादी है। लोहिया, राम मनोहर लोहिया के मतलब फॉलोअर यदि समाजवादी पार्टी के नाम से कहें, या कांग्रेस भी तो समाजवादी विचारधारा या सांप्रदायिकता के विरोध, धर्मनिरपेक्ष, इस दृष्टि से पोलराइजेशन की कोशिश तो हुई है कि भाई मुस्लिम वोट हमारा है, और इसीलिए कांग्रेस के अलग होने से बार बार ये बीच में कई बार एक दूसरे पर हमला भी हुआ कि भाई देखिए आप वोट काट रहे हैं। या मायावती जी इस बार सामने उतनी नहीं आई, लेकिन ये वोट का फैक्टर मुझे लगता है कि स्थानीय लोगों की जो आवश्यकताएं हैं, किसान यदि जाट यदि उसको आप उस हिसाब से कहेंगे, उसमें जहां छोटा किसान है वो किधर थोड़ा गया हो या बड़ा किसान किधर गया, ये जरूर मुद्दा है। और बेरोजगारी मुद्दा है। ये मुद्दा जो सोचा जाता है कि खाली हिंदू, ये ठीक है कि उससे एक जो लोग जातिवाद वाला मुद्दा था, मैं ये मानता हूं उसको हिंदुत्व से न जोड़ा जाए, तो जातिवाद को रोकने के लिए हिंदुत्व के नारे का जरूर उपयोग किया गया और उसका लाभ भी बीजेपी के जैसे महिलाएं हैं उनको उसके नाम पर महिलाओं ने बड़ी संख्या में सुबह से देखिए 75 साल की महिलाएं निकल करके गई हैं। लड़कियों का मुद्दा तो खुद प्रियंका जी ने उठाया है, तो कांग्रेस भी कोशिश चाहे युवाओं का कर रही हो, लेकिन क्या वो वोट मिल रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। आलोक शर्मा जी के पास चलेंगे इसको समझने के लिए, लेकिन आप सब हमारे साथ रहिए सिर्फ 30 सेकंड। एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। एक बार वापस अपने पैनल की तरफ चलते हैं। आलोक सर, जैसा आपने कहा महिलाओं का इश्यूज आपने बताया, महिलाएं लाइन में लगी थी। हमने बिहार का भी इलेक्शंस देखा था, बड़ा डिसाइसिव वोट था जो बीजेपी को महिलाओं का पड़ा, गृहिणियों का पड़ा। इस बात को तेजस्वी यादव भाप नहीं पाए थे, आपने इस बात का जिक्र किया। हमारे साथ आलोक शर्मा जी। आलोक जी, प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने बहुत मेहनत करी है इस सब्जेक्ट पर, बाकायदा आपने अलग से एक मैनिफेस्टो निकाला है, टैगलाइन भी कांग्रेस की यही है, लड़की हूं लड़ सकती हूं। जमीन पे क्या आपको लगता है महिलाएं वोट देंगी कांग्रेस पार्टी को, या जो बार बार बात हो रही थी कि भाई एक फॉर्मिडेबल अलायंस अगर आप भी कर लेते जयंत अखिलेश के साथ, तो शायद एक मजबूत स्थिति में विपक्ष रहता? मुझे लगता है कि राकेश जी, जिस तरह से हम अलायंस करते उत्तर प्रदेश में आए पिछले कई बार से, अकेले लड़ते हैं तो कम से कम हमारी सभी सीटों पर कार्यकर्ता खड़ा होता है, हमारा झंडा दिखता है, वोट परसेंटेज बढ़ती है और कार्यकर्ता में एक जुट पैदा होता है। तो हमारी स्ट्रेटेजी थी, हमने उसको पूरी तरह से स्ट्रेटेजी को अपनाया है। दूसरी चीज ये कि जहां तक बात महिलाओं के वोट देने की है, महिलाएं जरूर वोट देंगी। उसके कई कारण है। महिलाओं पर अत्याचार की एक लंबी फेहरिस्त उत्तर प्रदेश में रही है, और जिस तरह से आज महिलाओं पर महंगाई और बेरोजगारी का सबसे ज्यादा असर हुआ है, महिलाएं सबसे ज्यादा बेरोजगार हुई है। लेबर वर्क पार्टिसिपेशन में महिलाओं का परसेंटेज लगातार गिरा है। जिस तरह से आज रसोई गैस और तमाम चीजें लगी हुई हैं, सीधा रसोई पर पड़ गया है। मुझे लगता है कि महिलाएं जरूर वोट देंगी, और इसीलिए बीजेपी को 80 और 20 की बात करनी पड़ती है। इसीलिए तमाम तरह के अब्बा जान और पता नहीं कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया। 2017 में जो एसएससी का एग्जाम हुआ था, आज तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। 2020 में यूपीएससी में 1200 कुछ वैकेंसी निकालकर ज्वाइनिंग 600 कुछ की रही। 2016 के बाद की आर्मी में नर्स की वैकेंसी नहीं हुई है।
कितने पेपर उत्तर प्रदेश में हुए ये पूरे देश ने देखा है। 50 वर्ष की बेरोजगारी दर हाईएस्ट है। उसके बाद भी अगर मोदी साहब और बीजेपी कहती है हमने काम किया है तो वो जमीन पर कहीं नजर नहीं आता है। इस बार बीजेपी को चौंकाने वाले नतीजे देखने पड़ेंगे। ठीक है, सुधांशु जी के पास चलते हैं। सुधांशु जी, आरोप पोलराइजेशन का भी लगा बीजेपी पर, और विपक्ष बार बार ये कह रहा था कि भाई बीजेपी जो है वो पोलराइज कर रही है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, वो किसान को जातियों में बांटने की कोशिश कर रही है। दो छोटी छोटी टिप्पणियां फिर इस पे मैं आलोक जी का धन्यवाद देना चाहता हूं। आलोक जी ने कम से कम माना कि कांग्रेस जीतने के लिए नहीं लड़ रही, लड़ने के लिए लड़ रही है। उन्होंने कहा भाई नहीं लड़ते तो हमारे कार्यकर्ता ही नहीं होता, कम से कम सब सीटों पर लड़ेंगे तो कार्यकर्ता तो खड़ा हो जाएगा, कुछ वोट भी पड़ जाएगी। तो ये सत्य की जो इन्होंने बयान करा है उसके लिए मैं इनका धन्यवाद देता हूं। बहुत लोग जो है सत्य नहीं बयान करेंगे। कांग्रेस की सार्थकता कितनी है? कांग्रेस, जैसे मैंने कहा कि यूपी की राजनीति के संदर्भ में सुधांशु भाई, तो एक कांग्रेस को छोड़ दो भाई, एक सेकंड, कांग्रेस से बाहर नहीं निकल पाती सरकार में। एक सेकंड पोलराइजेशन पे आओ ना, मैं अपनी बात करूं, वही मैं अभी आ रहा हूं, उसमें भी आता हूं ना भैया, एक सेकंड। तो चलिए पहले जहां तक आलोक जी का सवाल रहा, मैंने क्योंकि आपने कहा कि महिलाएं जो है प्रियंका जी की वजह से जो है कांग्रेस को जा सकती है, तो मुझे लगा कि थोड़े तथ्य आपके सामने रख लूं कि भाई ये तो जीतने के लिए लड़ ही नहीं रहे, तो इनके पास क्या जाना किसी। अब आता है कि क्या हमने पोलराइजेशन की कोशिश की। ये भी बड़ी विडंबना है कि मुस्लिम वोट कंसोलिडेशन, माइनॉरिटी वोट कंसोलिडेशन कर लो तो एक चंक ऑफ वोट आ जाएगा। आज तक की राजनीति, सेक्युलरिज्म की राजनीति यही रही है। करे वो इल्जाम हम पे कि हम पोलराइज कैसे, हम किस चीज का पोलराइजेशन कर रहे हैं? हम धर्म का तो कर नहीं रहे, क्योंकि जो एक बयान दिखा दीजिए जिसमें कि हिंदुओं तुम लोग सावधान हो जाओ, मुसलमान का खतरा है, इस्लाम खतरे में, तो लोग कहते हैं हिंदू धर्म खतरे में, ये तुमने नहीं कहा कभी। तो इसलिए हमारी तो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स धर्म के नाम पे तो हो ही नहीं सकती। अब आता है कि साहब आप जात के नाम पे पोलराइजेशन कर रहे हैं। हाँ, किसान हित में हम खड़े हैं, इसके लिए हम कह रहे हैं कि हम आपके हित में खड़े हुए हैं, आपके साथ खड़े हुए हैं, आपके भले के लिए खड़े हुए हैं और हम आपके लिए काम करेंगे। अगर इसको आप पोलराइजेशन कहते हैं तो हाँ, मैं छाती चौड़ी करके कहता हूं कि हाँ, किसान हक में बात करना अगर पोलराइजेशन है तो मैं पोलराइजेशन कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपका काम क्या है सरकार की तरह, विभिन्न वर्गों को, आपको विभिन्न वर्गों के लिए काम करना है, उनकी समृद्धि के लिए काम करना है, उनकी भलाई के लिए काम करना है। और सबसे बड़ी बात है, आपको तो जनता के लिए काम करना है ना। यूपी की जनता भयमुक्त हो, इससे बड़ी कोई बात हो सकती है क्या? एक माफिया खौफ, एक गुंडाई के खौफ है। आपने कहा साहब आप जो है दंगों का डर दिखाते हैं। अरे हम दंगों का डर नहीं दिखाते, हम दिखाते कि दंगे करने की हिम्मत नहीं हो सकती। हम दिखाते हैं कि वो जमाने गए कि थाने के अंदर जो है एफआईआर रजिस्टर नहीं होगी, चाहे कोई हो, किसका लड़का हो, इससे भी कोई नहीं, तो जात और धर्म तो छोड़ ही दी, होगी, कार्रवाइयां होती है, हर एक के लिए होगी। और इसी वजह से पूरे यूपी के अंदर भयमुक्त वातावरण है, खौफ का नहीं है, डर का नहीं है। अच्छा, इसको आप उपलब्धि ना माने तो ना मानिए, आपकी मर्जी है। आपने एक जिक्र लोग और करते हैं साहब कि कोविड में ये हुआ, कोविड में, हाँ, कोविड की आपदा जो थी उसमें लोगों को नुकसान हुआ। हर एक के घर में उस आपदा ने एक ऐसा चिन्ह छोड़ा है जिसको कि दिल रोता है। मेरे घर में भी है, लेकिन ये कोई यूपी में नहीं हुआ सर, ये विश्व भर में हुआ। एक ऐसी चीज हुई, एक अंतर्राष्ट्रीय आपदा ऐसी थी जिसका कि आज तक कोई परिप्रेक्ष्य नहीं था, कोई उसका संदर्भ नहीं था, वो क्या है और उसका कहां तक जाएगी किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन इस देश की उपलब्धि है कि उस आपदा के बाद जिस तरह से वैक्सीनेशन की गई और ये जो अब कोविड की वेव आई उसमें लोगों का नुकसान नहीं हुआ, ये इस देश की उपलब्धि है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता उसके लिए, मैं नहीं कहना चाहता इस सरकार की उपलब्धि, इस देश की। ठीक है, ठीक है। आलोक जी, छोटा सा, आलोक शर्मा जी, छोटा सा कमेंट आपका, फिर अरविंद सर के पास जाना है। कहा कि साहब आप तो पहले से ही हार मान रहे हैं। सुधांशु जी मुबारकबाद दे रहे हैं, कह रहे हैं कम से कम वो पहले से ही क्यों हार मान रहे हैं। कह रहे हैं कि साहब ठीक है, संगठन खड़ा करने के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं।
देखिए सवाल पूछा कि मैंने संगठन खड़ा करने के लिए, ऐसा नहीं मैंने सोचा। देखिए आपने सवाल पूछा अलायंस के लिए, मैंने कहा पीछे जब अलायंस किया तो कहीं ना कहीं हम उस अलायंस में क्या पॉजिटिव था क्या नेगेटिव था, मैंने वो बताया। हम जीत के लिए लड़ रहे हैं और जीतेंगे। अब बात आती है किसान हितों की। किसान हित मतलब 1 साल तक 700 किसान शहीद हो जाएं, 10 लाख किसान देश के राजधानी के बॉर्डर पर रहें और सरकार जो है उनको समझाने में भी असफल रहे, 1-1, 1.5 साल तक किसानों से बात ना हो, सुप्रीम कोर्ट तक मैटर जाए और जिस तरह से तमाम चीजों के रेट बढ़े, डीजल और पेट्रोल जिस तरह से 100 के पार पहुंचाया, तो सारा किसान हित तो इन्होंने किया है। दूसरी चीज 25,000 लोग 2018 से 2020 के बीच में, ये पार्लियामेंट का कल का उत्तर है, जिन लोगों ने कर्ज और बेरोजगारी की वजह से आत्महत्याएं कर ली मात्र 2 साल में। 25,000 का आंकड़ा हाईएस्ट है पिछले 30 साल के अंदर। फिर भी आप कहें कि साहब हमने तो बहुत विकास किया है, तो ये जनता सब समझ रही है और जनता सोच समझकर वोट डालती है। कौन सा आंकड़ा है? किसके प्रश्न में किसने जवाब दिया इस आंकड़े का, ये तो बता दीजिए आलोक जी। आप तो तथ्यों पे बोलते हैं, आप सब संसद में गृह राज्य मंत्री होम ने जवाब दिया और कल नहीं आप देखिए गलत बयानी फिर कर रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए मैं कहता हूँ, देखिए मैं इसलिए कहता हूँ आलोक जी, आज तक आपने हमेशा आपने तथ्य जो है, जब किसका, अच्छा प्रश्न किसका था? अच्छा प्रश्न किसका? 15 लाख करोड़ हो गया। अरे प्रश्न नहीं, जरूरी की बात करिए, प्रश्न किसका था? 2020 से पहले का प्रश्न किसका था ये बताइए ना। आप जब एक चीज कोट करते, मैं क्या चेक करूँ, आप करिए ना। अरे भाई आप एक चीज कोट कर रहे हैं तो आप उस कोट करते समय तो तथ्य तो दीजिए। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल मेरा फैक्ट 25,000 आप तथ्य बताइए ना। और 2018 से अरे किसका प्रश्न था भाई? भाई किसका प्रश्न था? 0 आवर में आंसर दिया गया। आपको एबीसी नहीं पता, आप सिर्फ वही करते हैं। आप बताइए ना किसका है? बीजेपी वैसे तो कोई आंकड़ा है ही नहीं इनके पास, कोई एक आध आता है तो नहीं मेरे पास नहीं है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके आंकड़े की मैं, जो पार्लियामेंट में आंकड़ा सरकार रख रही है उसको तो मान लीजिए। अरे कौन से पार्लियामेंट में कब रखा है बताओ तो ना, किसका प्रश्न था, किसने बोला, कब हुआ था? मैं भारत की संसद की बात कर रहा हूँ। आलोक जी आप जब, आलोक जी अगर आप आएंगे इसमें और आप थोड़ा सा स्पष्टीकरण ले लेंगे, लेकिन एक चीज और समझनी है सर, भाई एक चीज और समझनी है, बार बार ये चुनाव फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड प्लस ओबीसी के रूप में भी देखा जा रहा है। सुधांशु जी, कई लोगों ने इस्तीफा दिया और यह आरोप लगाया सरकार पे कि साहब बैकवर्ड के खिलाफ आप लोग हैं, और अखिलेश यादव ने भी जितने लोग थे ओबीसी के बैकवर्ड्स के लीडर्स थे वो सब समाजवादी पार्टी में लिए। क्या ऐसा भी कुछ ग्राउंड पर है जो बीजेपी को शायद डैमेज कर रहा है? कोई ऐसी छवि बनी है क्या? क्योंकि बार बार जो लोग गए, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, उन्होंने कहा साहब हमारे खिलाफ है ये। अच्छा स्वामी प्रसाद मौर्य इतने बड़े लीडर हैं और उनको लगता है भाजपा जो है उनके साथ अन्याय कर रही थी, तो तुमने कॉन्स्टिट्यूंसी क्यों चेंज कर दी भाई अपनी? वो हारने वाले थे इसलिए छोड़ के वहां गए, दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना चाहते। मैं एक और आपको आज सत्य बतला देता हूं। देखिए ये जो ओबीसी की पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं ना, ये 1990 में चालू हुई मंडल कमीशन की बात से। उस समय एक लार्जर आइडेंटिटी बनी ओबीसी की, एक बड़ा वोट बैंक बना, एक बड़ा आइडेंटिटी थी कि पिछड़े थे। लेकिन अगले 15 साल तक ये आइडेंटिटी धीरे धीरे होते टूटती गई जात में। क्यों? क्योंकि एक जात विशेष का उसमें फायदा हुआ, कभी साहब यादवों का फायदा हो गया, कभी इसका हो गया, कभी तो जो लार्जर आइडेंटिटी को अपने साथ अपने एग्जिस्टेंस से फायदा होना चाहिए था, वो ना होके किसी फैमिली। ठीक है सुधांशु जी, एक क्लोजिंग कमेंट सबसे लेना है, आपके पास भी आऊंगा। अरविंद मोहन सर 30 सेकंड में पश्चिम उत्तर प्रदेश में जीत का फैक्टर क्या होगा? मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण तो अभी भी किसानों का मसला है। किसानों की नाराजगी खत्म हुई है, नहीं हुई है, खत्म होने के कोई बहुत लक्षण नहीं। और किसानों की नाराजगी इसलिए महत्वपूर्ण है कि पिछली दफे सभी किसानों ने बीजेपी को बड़े पैमाने पर वोट दिया था, तो अगर वो उनका मूड बदला है तो ठीक है। किसान डिसाइसिव फैक्टर अरविंद सर ने कहा। आलोक सर 30 सेकंड में डिसाइसिव फैक्टर पश्चिम उत्तर प्रदेश का क्या होगा? देखिए मेरा मानना है कि पुरानी पीढ़ी तो चाहे बीजेपी की तरफ पुरानी झुकाव रहा या कांग्रेस की तरफ हो या चौधरी साहब, असली इसका मुकाबला है महिलाओं और युवाओं ने किसको वोट दिया। ठीक है, ये निर्णायक फैक्टर होगा मेरे हिसाब से। ठीक है,
आलोक शर्मा जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश बड़ा फैक्टर क्या होगा? देखिए, गन्ने की जो पेमेंट नहीं हुई है, विलंब से हैं, मंत्रियों तक के गन्ने की पेमेंट नहीं हुई है, किसान अपने आप में एक बड़ा मुद्दा होगा और बेरोजगारी सेकंड नंबर पे होगा। ठीक है, सुधांशु जी, क्लोजिंग कमेंट आपसे। बड़ा फैक्टर क्या होगा? बड़ा अलायंस है, दो युवा नेता आपके सामने हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं अखिलेश यादव, लेगेसी है चौधरी चरण सिंह की जयंत के साथ, मुकाबला तो है। कोई ये कहे कि साहब वन साइडेड चुनाव है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। सुधांशु जी, जैसे मैंने कहा कि जिनसे मुकाबला हो रहा है वो ही हथियार डाल के बैठ गए। अब अगर अखिलेश जी कहें कि ईवीएम में गड़बड़ हो रही है, तो आपको खुद समझना चाहिए कि क्या माहौल है। कोई प्रतिपक्ष वाला जो जीत रहा होता है वो कहेगा आज के दिन की ईवीएम में गड़बड़ हो रही है। ठीक है, आपने उस बयान को पकड़ा और आप आए। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, आप देश का सवाल में आए। और आज पहला दिन था 5 राज्यों के चुनाव में और उत्तर प्रदेश में फर्स्ट फेज की वोटिंग अब से कुछ मिनटों में खत्म हो जाएगी। सबसे तेज नतीजे सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर आप देख सकते हैं। 10 तारीख को लगातार एक बड़ी खबर आ रही है। लोकतंत्र के लिए आज एक बड़ा दिन है। यूपी में पहले दौर की वोटिंग हो रही है। हमारी अपील है कि वोट करें, अपने अधिकार का इस्तेमाल करें और वीडियो शेयर करें। शेयर चैट पर #वोट वाली उंगली कैंपेन पर आप शेयर कर सकते हैं। आप भी अपनी मतदान आपने किया हो तो आप जरूर करिए और अपनी फोटोग्राफ्स #शेयर चैट पर शेयर करिए। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए।